हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। नया वीडियो लेके आपके सामने आया है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। बहुत सारे बच्चे हमको कमेंट कर रहे थे कि सर इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दीजिए। तो आप लोगों को ये बात समझाना चाह रहे थे हम कि ये जो चैप्टर आप लोग बार बार हमसे कर रहे थे, इंडिया एंड इट्स नेबर में जो डेवलपमेंट का जो कंपेरिजन करना है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें ज़रूरी क्या है ना कि हम लोग इंडिया की पॉलिसी को, चाहे पाकिस्तान की पॉलिसी को, चाहे चाइना की पॉलिसी को एक बार स्टडी कर लें ना, कि इनकी पॉलिसी क्या थी, कैसे ये लोग अपने डेवलपमेंट गोल को अचीव किए। इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। बहुत शॉर्ट में इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है कि अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं पहले, कि इंडिया लगभग 2 डिकेड से, मतलब लगभग 2 डिकेड से इंडिया ने कई डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए। और ये डेवलपमेंट प्रोग्राम क्यों चलाए जा रहे थे? अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, यानी अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक, तो इंडिया ने कई प्रोग्राम चलाए अपनी इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पे क्या था कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट से, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा क्या हुआ कि जब इंडिया में जब डेवलपमेंट के प्रोग्राम चले इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो इनका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड दिखा दिया। पूरे दुनिया में इनके इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा। और जितनी भी कंट्रीज थी, इंडिया के अलावा जितनी भी कंट्रीज थी, वो लोग भी अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रीजनल लेवल बोलिए चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, कई तरह के ग्रुप्स बनाने लगे। ठीक है, देखिए सर क्या हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर से समझते हैं इसको। देखिए इंडिया में लगभग 2 डिकेड से क्या हो रहा है, इंडिया अपने इकोनॉमिक को ग्रोथ करने के लिए वेरियस टाइप की क्या बना रही है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की स्ट्रेटजी बना रही है कई सालों से, 20 सालों से। लगभग डिकेड के मतलब 10 साल होते हैं, 2 डिकेड मतलब पिछले 20 सालों से। तो अब ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट से, कि जो इनके इकोनॉमिक ग्रोथ थे, इनके इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से इम्पैक्ट पड़ा और भी कंट्री, मतलब जो दूसरे देश थे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितने भी कंट्री थी, उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा। तो जब वो लोग सोचे कि भाई इंडिया अपने इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए ये स्ट्रेटजी बना रहा है, ये ग्रुप बना रहा है, तो और भी कंट्री में क्या हुई, और भी कंट्रीज लगी रीजनल लेवल पे, मतलब अपने डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे ग्रुप्स बनाने लगे। ठीक, और ये ग्रुप्स का मोटिव क्या था? इस ग्रुप का ओनली वन मोटिव था, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, कई ग्रुप है इसमें, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए देखो इकोनॉमिक जो ग्रुप बने थे ना इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें देखिए कुछ ग्रुप्स के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसके बारे में समझते हैं हम लोग ना। इसको आप पढ़ लीजिएगा, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। शायद इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछ ले, भाई सार्क क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, एशियन क्या है, ब्रिक्स क्या है, G8 और G20 क्या है। ठीक है, देखिए सार्क का क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और इसको बनाया गया था भाई 8 दिसंबर 1985 को इसको स्टेब्लिश किया गया ना। अब इसके देखिए मेंबर में अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है, इंडिया और श्रीलंका है। ठीक, नेक्स्ट है आपका यूरोपियन यूनियन, इसको ये स्टेब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1993 में नीदरलैंड में। ठीक है, अच्छा इसमें ये सारे ग्रुप्स का एम क्या था? ये सारे ग्रुप का एम बस एक ही था भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाए पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे या और जितने भी कंट्री के लेवल पे। अब इसमें देखिए यूरोपियन यूनियन में इंडिया है, स्पेन था, ग्रीस है, इटली, हंगरी, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया, ये इसके मेंबर्स थे। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 8 अगस्त 1967 में। इसके मेंबर देख लिए इंडोनेशिया है, मालदीव है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या है, ब्रिक्स है। ब्रिक्स को 16 जून 2009 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसके मेंबर में देखिए ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, आपको पूरे मेंबर्स याद नहीं रखने हैं, बस आपको इनके फुल फॉर्म याद रखने हैं, इसका स्टैब्लिश ये कब हुआ तो ये याद रखने हैं। अगर आप इसमें से मेंबर्स अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये भी आपके बारे में शॉर्ट नोट बनाने के लिए इनके बारे में बोल। ठीक, नेक्स्ट आपका G8 एंड G20 है ना। ब्रिक्स देख लीजिए पहले, ब्रिक्स को बताया ब्राजील है इसका मेंबर, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ठीक, G8 एंड G20, G8 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 8 और G20 है ग्रुप ऑफ 20।
G8 को स्टैब्लिश किया गया था 1997 से, ठीक, 1997 से 2014 तक G8 चला, और G20 को बनाया गया है 20 अगस्त 2003 से। अब ये 20 देश का इसमें क्या है मेंबर है, इसमें 20 देश मेंबर है, और इसमें केवल वर्ल्ड के 8 कंट्रीज की मेंबर है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ग्रुप बने हुए हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और कुछ ग्रुप ऐसे थे जैसे सार का एम क्या था, जितने भी इसके मेंबर कंट्री है ना, इनके मेंबर कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, इकोनॉमिक डिसीजन को, कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन होगा तो ये सारे कंट्री क्या करते थे, मिल के लेते थे, ठीक है। तो ये अपना ग्रुप बनाया अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। चलिए ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट पाथ की, कि कैसे कैसे डेवलपमेंट का पाथ इन लोगों ने चुना, चाहे इंडिया, चाहे पाकिस्तान, चाहे चाइना, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए डेवलपमेंट पाथ का मतलब क्या है, कि किस रास्ते से इन्होंने अपना डेवलपमेंट शुरू किया, मतलब वो रास्ता क्या है। अच्छा, यहाँ रास्ते का मतलब क्या है, देखिए 3 सेक्टर होते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या हमारा प्राइमरी सेक्टर है, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि जो तीनों कंट्रीज हैं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना ना, इन तीनों में इन लोगों की जो डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी थी वो कैसी थी, ठीक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर नेहरू जी ने बोला था इस चेंजेस को देखते हुए कि द न्यू एंड रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन इंडिया एंड चाइना सिंबलाइज द न्यू स्पिरिट ऑफ एशिया, मतलब कि जो इनमें नए और जो रिवोल्यूशनरी चेंज आ रहे हैं वो एशिया के जितने भी एशिया के कंट्रीज हैं उनके लिए सिंबलाइज होंगे, मतलब उनके लिए एक रास्ता बनाएंगे, उनके लिए एक दिशा निर्देश देंगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, ठीक। चलिए देखिए, अब इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक। अगर इन तीनों को का बेस हम देखेंगे तो ये इंडिया और पाकिस्तान 1947 में, ठीक। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों देखेंगे आप 1947 में रिपब्लिक हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, और चाइना 1953 में, सॉरी 1949 में ना चाइना रिपब्लिक हुआ था, ठीक। इंडिया और पाकिस्तान 1947 में, और पाकिस्तान और चाइना सॉरी इंडिया पाकिस्तान 1947 में, और चाइना 1949 में रिपब्लिक हुआ था, ठीक। अब यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों, देखिए पाकिस्तान क्या करता था कि जैसे जैसे इंडिया अपनी डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाती थी ना, पाकिस्तान सेम उसको कॉपी करता था। हमारे यहाँ सबसे पहले एग्रीकल्चर पर रिफॉर्म हुए, पाकिस्तान का भी पहले एग्रीकल्चर पर रिफॉर्म हुए, चाइना ने भी पहले एग्रीकल्चर पर रिफॉर्म किया। यानी अगर हम लोग देखा जाए तो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की जो भी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनती थी वो लगभग सेम थी, तीनों की सिमिलरिटी रहती थी तीनों में कि क्या इन लोगों की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है। अब जैसे इंडिया को आप देखेंगे तो इंडिया में सबसे पहला जो प्लान हुआ था 1951 से 1956 तक, ठीक। पहला 5 ईयर प्लान जो बना था, आप जानते होंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो ये 1951 से 56 तक, और ये क्या था, एग्रीकल्चर बेस्ड था। पहला जो 5 ईयर प्लान था हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड था, ठीक। पाकिस्तान में आप देखेंगे तो 1956 में इनका पहला 5 ईयर प्लान आया, इनका भी जो था वो एग्रीकल्चर बेस्ड था। इसको ये लोग बोलते थे मिडिल टर्म प्रोग्राम, मिडिल टर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक। चाइना ने थोड़ा लेट 1953, ठीक, हमसे थोड़ा लेट चाइना ने स्टार्ट किया था 1953 में। इनकी भी जो पहला प्लान था इनका वो भी क्या था, एग्रीकल्चर बेस्ड था, ठीक है। तो हम लोग देखा जाए कि देखिए ये तीनों कंट्री लगभग आसपास में ये लोग इंडिपेंडेंस हुई थी, और साथ में लगभग इन तीनों ने क्या किया था, अपना डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। लेकिन अब आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो चाइना कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, और हम कहाँ हैं। तो क्या गड़बड़ी हुई थी ना, उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे स्टडीज करनी थी कि हम लोग को कैसे देखना है कि कैसे हम कंपेरिजन करेंगे कि इनकी पॉलिसी अच्छी थी, इनकी पॉलिसी अच्छी नहीं थी। अच्छा, एक डाटा और समझ लीजिए कि 1980s तक, अगर 1980s के सिनेरियो में देखा जाए तो लगभग तीनों की जो कंट्री थी उनकी पर कैपिटा इनकम, इनकी पर कैपिटा इनकम की बात कर लीजिए आप, ठीक, चाहे इनके इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर लीजिए, लगभग की क्या थी, सेम थी, ठीक है। 1980s तक की बात हम कर रहे हैं, 1980 तक के अगर सिनेरियो में देखा जाएगा ना तो तीनों की जो पर कैपिटा इनकम थी वो इक्वल थी, तीनों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो क्या थी, सेम थी, ठीक।
चलिए अब हम लोग बारी बारी से अलग अलग देखते हैं कि इनके बारे में क्या कैसे कैसे इन्होंने अपने स्ट्रेटजी को स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए देखते हैं चाइना की डेवलपमेंट बात में चाइना ने कैसे कैसे डेवलपमेंट किया। तो देखिए चाइनीज जो इकोनॉमी थी वो एग्रेरियन इकोनॉमी थी इन नेचर, ठीक, एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। तो चाइना ने सबसे पहले क्या किया, चाइना ने पहले फोकस किया एग्रीकल्चर सेक्टर पे। सबसे पहले उसने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट किया और एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया। 1949 से 1958 तक तो लगभग ये मान के चलिए 9 ईयर चाइना ने और किसी सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले ज़्यादा फोकस कहाँ दिया, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने कैपेबल बनाया कि वो कंट्री के डिमांड को क्या कर सके, पूरी कर सके, फूड ग्रेन के में कमी ना होने पाए। ठीक, नेक्स्ट पे 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये जीएलएफ है। ये आपसे पूछता है व्हाट इज जीएलएफ, जीएलएफ क्या था। तो जीएलएफ क्या था कि जीएलएफ का एम था इंडस्ट्रियलाइजिंग द इकोनॉमी एट मासेसिव स्केल, कि मतलब कैसे हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन का जो स्केल है वो क्या हो जाए, मासेसिव, यानी कि ज़्यादा लेवल पे हम क्या कर सकें, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। चाइना में आप आज भी देखेंगे कि वहाँ का जो प्रोडक्शन होता है वो किसी भी चीज़ का जो प्रोडक्शन करते हैं वो मासिव स्केल पे करते हैं, हाई लेवल पे करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, इसलिए उनकी चीज़ें क्या होती है, सस्ती होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन। अब ये क्या था, 1966 से 1976 तक यहाँ पे चाइना में एक नई पॉलिसी लगाई गई कि यहाँ पे जितने स्टूडेंट थे, जो स्टूडेंट थे एंड जो प्रोफेशनल थे, ठीक, उनको विलेज लेवल में यानी गांव में, ठीक, भेजा जाता था, क्योंकि वो गांव में जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वहाँ की प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे और फिर वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जो प्रोफेशनल होंगे वो वहाँ के लोगों को क्या करेंगे, सिखाएंगे कि भाई आप सीखो इस चीज़ का, आप भी प्रोडक्शन करो। तो गांव लेवल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जैसे आज हमारे क्या आज प्रोग्राम में चल रहा है कि गाँव को आत्मनिर्भर बनाना है, ये लोग कब काम किए थे, 1966 से 1977 में ही ये काम कर रहे थे कि गाँव को डेवलप कर रहे थे। जो स्टूडेंट थे और जो प्रोफेशनल थे उनको गांव में भेजा जाता था, उनके क्या जो प्रॉब्लम्स होती थी उस प्रॉब्लम को वो लोग ऑब्जर्व करते थे और फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकलेगा ये वहाँ पे सिखा के आते थे। ठीक है, चलिए तो अगर इसको एक लेवल में देखा जाए कि किस किस लेवल पे चाइना ने अपना डेवलपमेंट किया था, तो देखिए इनिशियल लेवल पे चाइना ने सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट किया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डेवलपमेंट पॉलिसी लगाई, फॉरेन ट्रेड पे एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर पे। ठीक, उसके बाद वाले स्टेज पे चाइना फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आया। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे यहाँ पे विलेज जो इंडस्ट्री थी उनको विलेज इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया गया कि आप भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि चाइना की जो इकोनॉमी थी फुली गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। ठीक, फुली गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, यहाँ गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता था जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता था। ठीक है, अब तो यहाँ पे सेकेंड स्टेज पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट किया गया, इसमें विलेज इंडस्ट्री जो थी उसको भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में छूट दी गई। ड्यूअल प्राइसिंग, ठीक, ये बहुत अच्छी स्कीम थी चाइना की कि ड्यूअल प्राइसिंग क्या था, इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए। देखिए ड्यूअल प्राइसिंग क्या था कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया यूनिट्स को। अब किसके लिए, बोथ बायर एंड सेलर, बायर एंड सेलर के लिए, दोनों के लिए कुछ यूनिट फिक्स कर दिया। जैसे बायर है, मान लीजिए बायर के पास, बायर को मान लीजिए 100 यूनिट परचेज करना है, ठीक, और सेलर को भी 100 यूनिट बेचना है। तो यहाँ पे फिक्स किया गया कि बायर को इसमें से लगभग 10 यूनिट को एक फिक्स प्राइस पे लेना होगा और उसके बाद जो भी रेस्ट है वो मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात को समझिएगा, मार्केट फोर्स यानी जो मार्केट में उसका प्राइस होगा, यानी कि बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों को कुछ यूनिट, सेलर को भी अपने कुछ यूनिट को कुछ लेवल पे एक फिक्स प्राइस पे ही सेल करना होगा और बायर को भी कुछ यूनिट को अपने कुछ फिक्स प्राइस पे ही सेल करना होगा। ठीक है, चलिए फिर क्या था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चाइना ने कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बताया अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजे, आप जानते हैं क्या होता है एसईजे, इसमें जो ऐसे एरिया होते हैं जिनको डेवलपमेंट करना होता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी बनाती है कि अगर आप यहाँ पे कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं तो हम आपको छूट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में छूट दे रहे हैं और आपको जैसे यहाँ पे सच, ठीक, यहाँ से दिख रहा नहीं है इसको। अब
एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया चाइना ने, और इसका एम ही था कि फॉरेन के जो इन्वेस्टर को वो क्या किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए। अब ये ऐसे एक एरिया होता था, ऐसा एरिया जिसको डेवलप करना है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट छूट देती थी भाई कि आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाओगे तो आपको इतना टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी में छूट मिलेगी, आपको और भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट क्या करती थी, सब्सिडी देती थी, ताकि इन एरियाओं का क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये चाइना की स्ट्रेटजी थी, चाइना ने कैसे अपनी स्ट्रेटजी को लगाया और कैसे वो डेवलपमेंट पे काम किया, अपने किस किस सेक्टर को कब कब उन्होंने डेवलप किया। तो आप अगर इसको देखेंगे कि चाइना डेवलप होने के पीछे और चाइना में प्रोडक्शन ज़्यादा होने के पीछे एक रीजन था कि चाइना ने, इसको देखिए ध्यान से आप समझेंगे ना तो तीनों में कॉम्पिटिटिव आप कर लेंगे। अगर आप इंडिया में भी, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो इंडिया जैसे चाइना में सब, चाइना की इकोनॉमी भी एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी भी एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, ठीक, एग्रीकल्चर बेस्ड ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया पहले एग्रीकल्चर पे प्लान बनाए, ठीक, फिर उसके बाद क्या कर दी, इंडस्ट्री पे प्लान बना दी, तो न उसका एग्रीकल्चर का सेक्टर का डेवलपमेंट हो पाया, ना ही इंडस्ट्री का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले अपने जो प्राइमरी सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया, प्राइमरी सेक्टर को डेवलप किया। डेवलपमेंट करने के बाद देन वो लास्ट में, मतलब सेकंड में किस पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आए, फिर उन्होंने इंडस्ट्री को डेवलपमेंट किया। ठीक, जो प्लान आज हम चला रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, गाँव को डेवलपमेंट करना, वो 1966 और 77 में ही क्या किए, अपने जो भी स्कॉलर थे, अपने जो भी प्रोफेशनल्स, उनको विलेज लेवल पे भेज के वहाँ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, वहाँ के लोगों को नॉलेज दिया, वहाँ के लोगों को ज्ञान दिया कि कैसे कैसे आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पाकिस्तान के बारे में समझते हैं हम लोग। तो देखिए पाकिस्तान और इंडिया में लगभग सिमिलर था, जैसे हमारे इंडिया के भी इकोनॉमिक मिक्स है, पाकिस्तान ने भी मिक्स इकोनॉमी की पॉलिसी पे काम किया है। हमारे इंडिया में 1960s में हमारे क्या ग्रीन रेवोल्यूशन में, इनके क्या 1953 में ग्रीन रेवोल्यूशन की, फूड ग्रेन की कमी ना हो जाए, फूड ग्रेन पे सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए। हम लोगों के यहाँ जितनी भी पॉलिसी चलती है, हम लोगों ने जिस टाइप की पॉलिसी लगाई, जैसे आपने टैरिफ एंड कोटा पढ़ा होगा, हमारे क्या पॉलिसी थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था हमारे क्या, कि हम लोग जो चीज़ें इंपोर्ट करते उसका सब्स्टिट्यूट अपने क्या बोल रहे कर रहे। तो इन्होंने भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन चलाया था, टैरिफ प्रोटेक्शन ETC, इनकी भी पॉलिसी लगभग सेम थी। ठीक, इन्होंने भी प्राइवेटाइजेशन किया, हम लोगों ने 1991 में किया था ना, याद होगा आपको, LPG पॉलिसी। ठीक, हमारे यहाँ 1991 हुआ, इन्होंने 1987 में प्राइवेटाइजेशन कर दिया, यानी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया किसमें, प्रोडक्शन के सेक्टर में। ठीक, अब ये हम जानते हैं कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से, वेस्टर्न कंट्री से हमेशा इसको फाइनेंशियल सपोर्ट, कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट पार्ट था कि पाकिस्तान कैसे डेवलप हुआ। चलिए अब हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग को कंपेरेटिव इनमें कंपेरिजन करना है, इंडिया में चाहे पाकिस्तान में चाहे चाइना में। तो उसके लिए देखिए तीन चीज़ों में हम लोग देखते हैं, चाहे SDI में देख लें आप, चाहे GDP ग्रोथ में देख लें आप, चाहे डेवलपमेंट में देख लें। ठीक, चलिए एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल के थ्रू आपको सारी बातें समझाते हैं। ये टेबल बनाया गया है, ये कंपेरेटिव एक एनालिसिस करेगा चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान की। ठीक, देखिए इसका जो बेस होगा, तो सबसे पहले डेमोग्राफिक इंडिकेटर में हम लोग देखा जाएगा, पॉपुलेशन में, एनुअल ग्रोथ में, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड सेक्स रेशियो में, GDP एंड सेक्टर कंट्रीब्यूशन में, GDP ग्रोथ क्या है, प्राइमरी सेक्टर का रोल क्या है ना। देखिए पॉपुलेशन में तो हम जान ही रहे हैं कि इंडिया और चाइना का क्या कंडीशन है, भाई फर्स्ट पे क्या है, चाइना की पॉपुलेशन है और सेकंड पे इंडिया की। अगर दुनिया के हर 6 आदमी में से अगर एक आदमी चाइना का है तो दूसरा आदमी इंडिया का है, कि लगभग इन लोगों की पॉपुलेशन ऐसे ही। ठीक, एनुअल ग्रोथ देख लीजिए, एनुअल ग्रोथ इसकी 0.46% है, यानी टोटल पॉपुलेशन का 0.46% हर साल बढ़ रहा है। इंडिया में 1.03% है एंड पाकिस्तान में 2.05%। ठीक, देखिए इसका बेसिक रीजन क्या है कि चाइना ने 1979 में, ठीक, चाइना ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने कब लगाई थी, तो वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने स्टार्ट की थी 1979 में। इसी का इम्पैक्ट था कि इनकी जो एनुअल ग्रोथ है अब कंट्रोल में 0.46% ही है, हमारे यहाँ की 1.03% है। देखिए इसका क्या बेस्ट है कि 1% तक अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है तो आपकी ग्रोथ को सही माना जाता है। तो हमारे यहाँ भी लगभग सही है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है 2.05। ठीक, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो चाइना में 148, ठीक, इंडिया में 455 और पाकिस्तान में 275। ठीक, चाइना में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम क्यों है,
क्योंकि यहाँ का जो एरिया है ना, चाइना का एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, इस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, कम है, हमारे के यहाँ ज़्यादा है। सेक्स रेशियो क्या बताता है भाई कि पर 1000 मेन पे, मतलब 1000 आदमियों पे वहाँ की जो फीमेल है उनकी संख्या क्या है, तो 1000 पे 949 चाइना की कंडीशन है, 1000 पे 924 हमारे क्या का है, और पाकिस्तान का 1000 पे 943, यानी पर 1000 मैन पे नंबर ऑफ वुमेन 949 चाइना में, 924 इंडिया में एंड 943 पाकिस्तान। ठीक, चलिए अब जीडीपी एंड सेक्टरल कंट्रीब्यूशन में देखते हैं कि चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 9.5% है, हमारे यहाँ इंडिया की 5.8% एंड पाकिस्तान की 4.1% जीडीपी ग्रोथ है। ठीक, अब इस जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का 9% कंट्रीब्यूशन है चाइना में, इंडिया का 19% है एंड पाकिस्तान का 21% है। अब इस प्राइमरी सेक्टर में इंडियन लोगों को देखिए कि चाइना की टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का 37% लोग लगे हुए हैं, यहाँ इंडिया के आज भी 56% लोग हमारे एग्रीकल्चर पर लगे हुए हैं और रोल इसका केवल 19% है, यहाँ 45% लोग लगे हुए हैं, उनका रोल 21% है। ठीक है, चलिए लास्ट इसका हम लोग देखते हैं एसडीआई से। एसडीआई इंडिकेटर क्या बताता है, ठीक है, चलिए देखिए एसडीआई क्या है भाई, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या बताता है कि किसी कंट्री में रहने वाले लोग, उन लोगों की कंडीशन क्या है, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, उनका पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं, तो ये हमारा बताता है एसडीआई। ठीक, एसडीआई जितना हायर होता है उतना ही बेटर होता है। ठीक, हायर एसडीआई सो हायर जो ये क्या शो करता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक, जिस कंट्री का एसडीआई ज़्यादा होगा, हायर होगा, उस कंट्री में ज़्यादा ग्रोथ है, ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए कंपेरिजन करते हैं तो ह्यूमन डेक्स में देखेंगे आप तो 0.758 किसका है, चाइना का है, इंडिया का 0.647 है और पाकिस्तान का 0.560। ठीक, यहाँ हाई और लो के पीछे क्या है भाई कि हाई और लो कैसे होता है कि तो जिस देश में ज़्यादा मेडिकल सर्विसेज होंगी, ज़्यादा मेडिकल की सुविधाएं होंगी, उस देश में क्या होगा, उस देश का जो एसडीआई होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है कि पर 1000 जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, 1000 बच्चे में 1 ईयर से कम, लेस देन 1 ईयर, कि 1 साल से कम एज में कितने बच्चे डेथ कर रहे हैं पर 1000 में, इसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें देखेंगे चाइना में 8.5 है, इंडिया का 29.9 है एंड पाकिस्तान का 57.2 है। 57.2 सबसे ज़्यादा इनके क्या है, ये क्या है, ये जितना लोअर है उतना ही सही है। ठीक है, तो सबसे कम देखेंगे आप चाइना का है, क्यों चाइना का है कि चाइना में प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज हैं, अच्छी दवाएं, अच्छे हॉस्पिटल है, इस वजह से यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, कम है, और यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादा है। ठीक है, चलिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट तो 1 लाख में कि पर 1 लाख में कितनी वहाँ की वोमेन क्या कर रही है, डेथ कर रही है। तो चाइना में देखिए रेशियो कितना है, 27 का है, इंडिया में ज़्यादा 174 एंड पाकिस्तान में उससे ज़्यादा 178। ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट है केवल एक चीज़ पे, मेडिकल सर्विसेज पे। जो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड होगी वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज अच्छी होगी, और जहाँ मेडिकल सर्विसेज अच्छी होगी तो ये रेशियो ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा। देखिए सैनिटाइजेशन में क्या कंडीशन है भाई, तो साफ सफाई में 76% क्या है चाइना में, इंडिया में 60% है, पाकिस्तान में लगभग 60%, मतलब लगभग दोनों कंट्री में साफ सफाई का जो परसेंटेज है वो 60% है। चाइना ज़्यादा साफ है, 76% है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट देखेंगे पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो चाइना में 7% है, इंडिया में 60.4 एंड पाकिस्तान में 46.4। ठीक, अच्छा ये जो भी डाटा है 2011 के एनएसएसओ के रिपोर्ट से है भाई ना, ये हमारे क्या जनगणना कराती है, इस बेस पे हम अपने क्या की रिपोर्ट, ये जो भी हमारा है 2011 के रिपोर्ट से ये लिया गया। ठीक, तो देखिए यही कुछ हमारे कंपेरेटिव जो हम लोगों ने देखा कि कंपेरिजन किया है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान की कि क्या डेवलपमेंट पॉलिसी थी, कैसे ये लोग अपनी पॉलिसी को लगाया। और आज देखिए क्या कंडीशन है कि चाइना कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे और पाकिस्तान कहाँ पे है, हमारी पॉलिसियों में क्या था, हमारी पॉलिसियों में क्या कमी थी, चाइना की क्या पॉलिसीज थी, चाइना अपनी पॉलिसी पे कैसे काम की, ये इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा। देखिए इस चैप्टर में हम लोगों को इससे अधिक और कुछ नहीं पढ़ना है, एक बार आप शुरू से अंत तक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा इसको, ये चैप्टर आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक, दूसरा बात है कि आपके बुक में देखेंगे कि कई सारे टेबल दिए, कई सारा डाटा दिया है आपको। ठीक,
जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी था वो सारा डाटा हमने आपको दिया है। ये डाटा पूरा परफेक्ट है, आप इस डाटा को पढ़ लेंगे और फिर इसके आधार से और कोई डाटा आपको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, अपना प्यार बनाए रखें।